गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग संविधान में लिखित मौलिक अधिकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में उल्लिखित है। यानी मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संविधान के किस भाग में है, तो संविधान के भाग 3। और जब ये पूछता है कि संविधान का अनुच्छेद कौन सा है और कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। संविधान संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया गया है, जिसमें 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1979 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 21 एवं 19F, या इसको हम दूसरी तरह से कह सकते हैं 19 या 19F कहें या 19 कहें, से हटाकर उसको संविधान के अनुच्छेद 300 को या 300A में रख दिया गया है। अब संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार न होकर विधिक अधिकार के रूप में या कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। अब वो मौलिक अधिकार नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत 7 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संपत्ति का जो अधिकार था, जो मौलिक अधिकार था, उसे अब कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दिया गया है, जिसको 31 संविधान के अनुच्छेद 31 एवं 19F या 19 से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300 को या 300E में रख दिया गया है, जो अब कानूनी अधिकार रह गया है। अब वह मौलिक अधिकार नहीं रह गया। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का स्थगन या कह लें कि 352 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात के दौरान मौलिक अधिकारों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर अन्य सारे मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है। यानी अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संविधान के कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रीय आपात के समय स्थगित रहता है, बाकी स्थगित नहीं रहता है, और बाकी अन्य सारे मौलिक अधिकार स्थगित रहते हैं। तो राष्ट्रीय आपात यानी 352 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। यह राष्ट्रीय आपात बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में या आंतरिक अशांति की स्थिति के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा 352 के तहत की जाती है। और इस दौरान राष्ट्रपति जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है तो अनुच्छेद व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित जो मौलिक अधिकार है उसे छोड़कर बाकी संविधान के अन्य मौलिक अधिकार को स्थगित कर दिया जाता है। यानी मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के राष्ट्रीय आपात के दौरान कुछ कारण बस स्थगित होता है, जिसमें से केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर बाकी सारे अन्य अधिकार स्थगित कर दिया जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं वो 6 प्रकार के। पहला जो है समता
एवं समानता का अधिकार। यानी पहला जो मौलिक अधिकार है समता और स्वतंत्रता। समता और स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि समता का अधिकार कहाँ से कहाँ दिया। समता और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 14, 15, 16, 17, 18 यानी 14 से लेकर 18 तक दिया गया है। जबकि स्वतंत्रता का अधिकार पहला अधिकार है, 6 जो मौलिक अधिकार है उसमें पहला समता स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, यानी 19, 20, 21 और 22 यानी 4 अधिकार ऐसा है जो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है और जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा जो मौलिक अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जिसके अंतर्गत 23 है और 24 है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको प्राप्त है। और चौथा जो मौलिक अधिकार है वो आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 तक है। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसकी व्यवस्था कर सकता है, उसके अनुसार आचरण कर सकता है। यानी ये सारे प्रावधान कहाँ दिए गए हैं तो संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। जबकि पांचवा मौलिक अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार। संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार जो है वह अधिकार 29 और 30 में दिया गया है। यानी कोई भी संस्कृति यानी कोई अल्पसंख्यक है अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखना चाहता है, बनाए रखना चाहता है, तो इससे संबंधित प्रावधान जो है वो संविधान के अनुच्छेद 29 से 30 में दिया गया है। और ऊपर के जो पांचों अधिकार है जो समता स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इन पांचों अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक अधिकार बनाया गया है मौलिक अधिकार के तहत, जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी इसके बिना सारे मौलिक अधिकार निष्प्राण है, कोई मतलब के नहीं है। यानी यदि ऊपर के पांचों अधिकारों में यदि कोई उल्लंघन करता है, हेरफेर करता है, आपके मौलिक अधिकारों में कोई कटौती करता है या उसको स्थगित करता है या उसको छीनने का कोई प्रयास करता है, तो राज्य के विरुद्ध किसी भी नागरिक को या जो आहत हुआ हो या अन्य कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। और यह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो दरवाजा खटखटाने का जो उपचार है, जिसको संविधान का छठा उपचार माना जाता है और इसको संवैधानिक उपचारों का उपचार कहा जाता है। यानी ऊपर के 5 जो मौलिक अधिकार है उसके उल्लंघन की स्थिति में आपको उपचार या रिमेडी कहाँ मिलेगी, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। कोई भी ऊपर के अधिकारों को छीनता है, न्यून करता है या कटौती करता है असंवैधानिक रूप से युक्तियुक्त बिना कारण के, तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ या उस राज्य के खिलाफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। एक पोस्ट कार्ड पर भी लेकर आप अपनी बात को संवैधानिक उपचारों के उपचार के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान भी लेता है। कई बार स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है, या जिसको PIL के नाम से भी जाना जाता है। PLO यानी पब्लिक के ही लोग जो है जब कोई प्रस्ताव जो है या कोई बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, तो उसको सुप्रीम कोर्ट बड़े ध्यान से देखता है और उस चीज को लागू कराने का प्रयास करता है जहां पर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ रहता है। जैसे बहुत सारे मामलों में बाल श्रम से संबंधित मामलों में
कई स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा इससे संबंधित याचिका दायर किया गया जो संवैधानिक उपचारों के उपचार जो संविधान के अनुच्छेद 32 में है। कई बार पूछा जाता है कि संवैधानिक उपचारों का उपचार संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो उसको अनुच्छेद 32 में रखा है। कई बार इसको भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी मौलिक अधिकार जो व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है, व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है, और यह उपचार न रहे तो हमारा पूरा संविधान क्या है, शून्य है। इसलिए कई बार कुछ विद्वान संवैधानिक उपचारों को मौलिक अधिकार की आत्मा कहते हैं। यानी मौलिक अधिकारों का आत्मा वाला अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 32 जो है मौलिक अधिकारों की आत्मा वाला अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अब आइए हम एक एक करके देखते हैं कि संविधान 14 में क्या लिखा गया है। यानी संविधान के अनुच्छेद 14 यह बताता है कि विधि के समक्ष समता, यानी इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी राज्य जो है सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा। यानी विधि के समक्ष समता का मतलब कि राज्य जो भी कानून बनाएगा सभी के समक्ष सभी व्यक्तियों के लिए एक समान बनाएगा तथा उन पर एक समान कानून को लागू करेगा। ऐसा नहीं किसी के लिए अन्य किसी। पहला तो समानता की बात करता है, समानता की बात तो करता है, लेकिन इसके ठीक आगे वाले अनुच्छेद में कई ऐसे अपवाद हैं जो समानता का उल्लंघन भी करते हैं, लेकिन उसको युक्तियुक्त आधार पर उससे चुनौती नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि कुछ कंडीशन है जहां इसका अपवाद भी हमें दिखाई देता है। अनुच्छेद 15 में जो है ये शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद माना जाता है कि शिक्षा से संबंधित अगर कोई कानून बनाया जा रहा है तो अनुच्छेद 15 अनुच्छेद इसी के अंतर्गत आता है कि यदि किसी भी शिक्षण संस्थानों में चाहे डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो या यूनिवर्सिटी हो या किसी भी इंस्टीट्यूट में यदि कोई प्रवेश दिलाया जा रहा है या एडमिशन दिया जा रहा है तो उसमें क्या क्या आप नहीं देखेंगे जो समता के अंतर्गत होगी। तो पहला उसका धर्म नहीं देखा जाएगा, नस्ल नहीं देखा जाएगा, जाति नहीं देख सकते हैं, लिंग के आधार पर या जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी सभी को यह सुरक्षा देता है, गारंटी देता है कि इस आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी को समता के साथ व्यवहार किया जाएगा, सभी के फीस बराबर होंगे, सभी के लिए मानक शर्तें समान होगी। लेकिन कुछ कारणवश भारत की परिस्थिति या भारत के सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए इसमें कुछ अपवाद भी जोड़े गए हैं, जैसे SC ST महिला, OBC BC या आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्गों के लिए इस समता के अधिकार में कुछ अपवाद भी जोड़े गए हैं। इसलिए इस कानून का वह उल्लंघन नहीं करता बल्कि इसका अपवाद कहा जाएगा और इसके अंतर्गत ही आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। तो कई बार पूछता है प्रतियोगिता परीक्षा में कि शिक्षण संस्थानों में प्रवेश या एडमिशन से संबंधित अनुच्छेद संविधान कौन सा है, तो अनुच्छेद 15 है जो मना करता है कि जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, स्थान, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव एडमिशन में नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसा कि आरक्षण संबंधी प्रावधान इस कानून का उल्लंघन तो नहीं बल्कि अपवाद के श्रेणी में रखा गया है। अनुच्छेद 16 जो है ठीक है, अगर आप कोई नियोजन या रोजगार से संबंधित मौलिक अधिकार कौन सा है, तो अनुच्छेद 16 है। इसके अंतर्गत अगर किसी को आप नौकरी, राज्य सरकार या अन्य संस्थान अगर आपको नौकरी दे रही है तो उसमें भी क्या कहा गया है कि आप अगर किसी को नौकरी या नियोजन का अवसर दे रहे हैं तो इसमें भी समता का प्रावधान किया गया है। राज्य के अधीन किसी भी पद या नियोजन पर नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों को समान अवसर या समानता का व्यवहार करेगी। लेकिन इसके अपवाद क्या है, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, पिछड़ा वर्ग है और आर्थिक पिछड़ा वर्ग, इस नियोजन में जितने भी आरक्षण संबंधी प्रावधान है जो इस नियम के अपवाद है
और ये नियम के विरोध में नहीं है बल्कि अपवाद है, और इसका उल्लंघन करने के बावजूद भी समानता लाने के लिए ही ये प्रावधान किए गए हैं। इसलिए इसको हम विरोध में नहीं करके बल्कि अपवाद के रूप में देखते हैं। तो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि नियोजन या रोजगार से संबंधित कौन सा मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 16 है। इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 17 ये बताता है कि अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत भारत में बहुत समय से चली आ रही थी, उसको कैसे खत्म किया जाए ताकि भारतीय समाज में छुआछूत की प्रथा खत्म हो और एक ऐसे एकल समाज की स्थापना हो जिसमें सभी नागरिक समान हो। तो समानता लाने के लिए छुआछूत को समाप्त करने का प्रावधान किया गया और यह अनुच्छेद 17 बताता है। 17 का प्रावधान है कि आप कहीं भी किसी भी जगह छुआछूत आदि का उन्मूलन कर दिया गया है और इसे दंडनीय अपराध बना दिया गया है। यानी किसी भी सार्वजनिक स्थल, प्लेस, स्थान पर छुआछूत की भावना या घृणा फैलाना या उसके विरुद्ध प्रचार प्रसार करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह से भारत से छुआछूत खत्म करने का प्रयास संविधान के माध्यम से और वही मौलिक अधिकार के माध्यम से किया गया और इसमें काफी हद तक हम लोग सफल भी रहे, क्योंकि आज छुआछूत की समस्या उतनी गंभीर नहीं है जितनी पहले थी। और इसका प्रमुख प्रावधान मौलिक अधिकार के हर व्यक्ति को, इससे पीड़ित व्यक्ति को इसके खिलाफ मौलिक अधिकार के रूप में एक हथियार के रूप में दिया गया कि यदि किसी व्यक्ति के साथ आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी या कानूनी दंड का प्रावधान किया गया है और इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इस तरह से अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत, इसको पूछते हैं, छुआछूत को अस्पृश्यता के नाम से भी जानते हैं और यह संविधान के अनुच्छेद 17 में दिया गया है। जबकि संविधान के अनुच्छेद 18 में, क्योंकि जब अंग्रेज थे इस देश में तो बहुत सारे उन्होंने पदवियां, राय, सर, नाइट आदि उपाधियां बांटते थे, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो समता लाने के लिए किसी के अंदर मन में दुराग्रह न हो कि हम सिस्टम से ऊंचे हैं या हमको एक विशेष दर्जा मिले, सभी भारतीय नागरिकों को समान बनाने के लिए इस तरह के उपाधियों को अंत किया गया। और यह अंत करने वाला जो संविधान है संविधान के अनुच्छेद 18 है, यानी उपाधियों का अंत। क्योंकि उपाधि जैसा मैंने बताया कि जैसे गांधी जी को भी कई उपाधि मिली थी, कई ऐसे जमींदार थे जिनको राय साहब, राय बहादुर या फिर नाइट की उपाधि देकर पुरस्कृत करते थे। तो इस तरह के प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत उसका उन्मूलन कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। लेकिन सवाल उठता है कि भारत रत्न तथा अन्य कई ऐसे भारत सरकार जो उपाधि देती है वो भी तो कहीं न कहीं उपाधि है, तो इसको लेकर बड़ा विवाद है और इसमें कई साल रोक भी लगाया गया था, लेकिन बाद में इसको इस पर से पाबंदी जो हटा ली गई। आज फिर भारत रत्न तथा अन्य कई ऐसे सम्मानित व्यक्ति को दिया जा रहा है जो कहीं न कहीं मौलिक अधिकारों के उल्लंघन करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन युक्तियुक्त कारणों की वजह से यह मेडल फिर से वितरित किया जा रहा है और यह अनुच्छेद 18 के उपाधियों का अंत से ही जुड़ा हुआ है। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो संविधान का दूसरा अधिकार। पहला मैंने आपको बताया समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। 14 से लेकर 18 तक प्रत्येक अनुच्छेद में क्या है ये आपको मैंने बताया। अब अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकारों में दूसरा अधिकार है। पहला अधिकार है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 जो है मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, यह सिर्फ 6 है। यानी अनुच्छेद 19 में
7 मौलिक अधिकार घोषित किया गया था स्वतंत्रता से संबंधित, उसे 44वें संशोधन द्वारा एक को हटा दिया गया है, जिसमें संपत्ति का अधिकार है। और संपत्ति का अधिकार संविधान संशोधन 44वें द्वारा संशोधित 1979 में कर दिया गया है, और इसको अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 च कहें या 19 F कहें में जो था मौलिक अधिकार के रूप में, उसे हटाकर उसे संविधान के अनुच्छेद 300 को कहें या 301 कहें में रखा गया है, और यह कानूनी अधिकार के रूप में अब प्राप्त है। तो अब जो 6 स्वतंत्रता के जो अधिकार रह गए हैं, उसमें पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मूल संविधान 19 में 6 क्लॉज दिया गया है, यानी 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F, 19G। जैसा मैंने बताया कि 19F संपत्ति का अधिकारों से संपत्ति था, इसको डिलीट कर दिया गया है और इसे हटाकर 300 क में अनुच्छेद के 300 संविधान के अनुच्छेद 300 क में रखा गया, जबकि अनुच्छेद 19A कहता है कि बोलने की स्वतंत्रता होगी, यानी हर व्यक्ति को, जो भारतीय नागरिक हो या बाहरी हो, सभी को बोलने का अधिकार है। यानी बोलने के अधिकार फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन बोलने की स्वतंत्रता के तहत आपको स्वच्छंदता नहीं दी गई, यानी स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर है कि स्वतंत्रता है कि आप अपने सीमा के अंतर्गत रहकर आप किसी भी तरह की बात को रखिए, आपकी बात को स्वतंत्रता होगी। लेकिन सीमा का अतिक्रमण, यानी आपको बोलने की स्वतंत्रता है लेकिन गाली देने की स्वतंत्रता नहीं है। यहाँ पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया गया है कि आप बोलिए, लेकिन उस बोलने के मद्देनजर आप किसी को कुछ ऐसा बिना सबूत के कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते हैं। यानी अगर आप अपनी स्वतंत्रता से स्वच्छंदता का उल्लंघन कर स्वच्छंदता की तरफ जाएंगे, तो वहां पर युक्ति युक्त रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आपको लगाया जाएगा, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा और उसके खिलाफ आपको दंडित भी किया जाएगा। यानी बोलने की स्वतंत्रता में स्वच्छंदता के तहत स्वच्छंदता की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसके बाद यह है अनुच्छेद 19A में ही व्यक्ति की स्वतंत्रता जो दी गई है बोलने की, उसमें प्रेस भी शामिल है। यानी प्रेस या मीडिया में जो लोग भी पत्रकार या संपादक अपनी बात लिखते हैं, तो उनकी बातें जो हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में ही आता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी 19A में आता है। कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद, संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के 19A में रखा गया है। यानी 19A है संविधान में स्पीच की स्वतंत्रता, यानी बोलने की स्वतंत्रता, जिसमें प्रेस का भी अधिकार शामिल है। उसके बाद आइए अनुच्छेद बी में क्या लिखा गया है, तो अनुच्छेद बी में शांति पूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता होगी। यानी आप कोई भी जो बात आप रखते हैं या करते हैं, तो आपको स्वतंत्रता दी गई है कि आप एकत्रित होकर अपनी बात रखने के लिए सभा कर सकते हैं। यानी शांतिपूर्वक बिना भी हथियारों के कहीं एकत्रित होकर सभा कर सकते हैं, यानी सभा करने की स्वतंत्रता। यानी 19B में क्या है, तो सभा करने की, यानी हर वो व्यक्ति, हर वो नागरिक क्या कर सकता है, तो अपना एक मीटिंग कर सकता है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी पूरे भारत में कहीं भी। कुछ स्थानों को छोड़कर उन्हें सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन सभा करने की स्वतंत्रता के साथ आपको हथियार इकट्ठा करने या सशस्त्र उपयोग करने के लिए, यानी गलत इरादे से एकत्रित होने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। यानी आप एक अच्छा कार्य करने के लिए अगर एकत्रित होते हैं तो उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन आप राज्य के खिलाफ कोई षड्यंत्र करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं
या आपका इरादा गलत है, उस वजह से अगर एकत्रित होते हैं वहाँ पर आपको बैन किया जाएगा या वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन आप लगाया जाएगा। यानी शांतिपूर्वक लिखा हुआ कि शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के नेक इरादे से अगर आप कोई सभा कर रहे हैं तो उस पर इसकी स्वतंत्रता आपको रहेगी। भारत के किसी भी जगह आप इस तरह के सभा सोसाइटी कर सकते हैं, कुछ जगहों को छोड़कर। इसके बाद है दूसरा, अगर आप सभा कर रहे हैं तो संविधान के 19C में बताया गया कि संघ बनाने की स्वतंत्रता होगी। यानी सभा करते करते आप अपना चाहे तो एक संघ बना सकते हैं। आज जितनी भी राजनीतिक पार्टियां बनी हुई है वो इसी अनुच्छेद के तहत बने हुए। पूछता भी है कि राजनीतिक दलों का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 19C में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी संघ आप बना सकते हैं, चाहे वो शिक्षक संघ हो या फिर लेबर संघ हो या फिर राजनीतिक संघ हो, हर तरह के या सामाजिक संघ, हर तरह के संघ जो बनते हैं वो उनका रजिस्ट्रेशन संविधान के 19C के तहत ये अधिकार उपलब्ध है कि हर व्यक्ति अपना एक संघ या संगठन बना सके। उसके बाद 19D में यह स्वतंत्रता दी गई है कि कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी कोने में आ जा सकता है। यानी भारत का कोई व्यक्ति नागरिक जो है वो भारत के किसी भी कोने में आ जा सकता है, उस पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन कई बार कई राज्य के लोग दूसरे राज्यों में जब जाते हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है या मारपीट कर उनको बाहर निकालने की चेष्टा की जाती है, जो इस संविधान के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। यानी हर वो राज्य का व्यक्ति किसी भी राज्य में जाकर घूम सकता है, जा सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके बाद अनुच्छेद 19 में है, 19E में है कि केवल घूमना नहीं है, अगर उसका मन कर दे कि नहीं हम यहीं पर रहेंगे तो वहाँ वो रह भी सकता है, वहाँ रह भी सकता है और वहाँ उसको उस क्षेत्र में रहने की भी स्वतंत्रता होगी। यानी यही कारण है कि एक राज्य के लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं नौकरी की तलाश में और वहाँ जाकर रहने लगते हैं और रहते रहते वहाँ के निवासी भी बन जाते हैं। यानी नागरिकों की स्वतंत्रता है कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की, और निवास जब करेंगे रहने लगेंगे तो साथ ही उनको वहाँ पर बिजनेस व्यापार करने की भी स्वतंत्रता दी गई है, जो 19G में दिया गया। 19G में जो भी व्यक्ति निवास करने लगेगा, वहाँ रहने लगेगा, तो निश्चित रूप से वह अपना जीविका चलाने के लिए कुछ न कुछ रोजगार, बिजनेस, नौकरी करेगा। और इस तरह से 19G में यह प्रावधान किया गया। अब आप कहेंगे कि 19F में क्यों नहीं बताया गया, तो 19F यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। यानी 19F जो है मौलिक अधिकारों में संपत्ति के अधिकार से संबंधित है और यह अधिकार सरकार ने छीन लिया है और इसको मौलिक अधिकार और संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार न रखकर अब यह कानूनी अधिकार रह गया, जो संविधान के अनुच्छेद 300 में स्थापित कर दिया गया है और वहाँ पर यह अधिकार कानूनी अधिकार रह गया है, मौलिक अधिकार नहीं रहा। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि स्वतंत्रता के अधिकार जो है वो 6 है, जो पहले 7 था, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता और कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता और कहीं भी बिजनेस व्यापार करने की स्वतंत्रता, जो A, B, C, D, E और G में दिया गया है। इसी को हमने विस्तार से आपको बताया और ध्यान पूर्वक इसका अगर सुनने मात्र से ये सारे अधिकार आपको स्पष्ट हो जाएंगे और इससे संबंधित काफी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। धन्यवाद। इसका शेष भाग अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।